आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो कहीं ना कहीं आपका अगला पार्ट है पिछले प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें हम DSSB PRT के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं। और आज का जो पेपर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमारा 6 अक्टूबर 2018 की जो शिफ्ट 2 में आपका पेपर हुआ था उसको हम एनालाइज कर रहे हैं और उसके मोस्टली क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं, एनालाइज हम कर चुके हैं। आखिरी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आज इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम एक और नया प्रैक्टिस सेशन इसी डेट का शिफ्ट 3 का जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको एनालाइज करेंगे। और हम यहाँ मेनली जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि जिस पेपर को एनालाइज कर रहे हैं वो आपका पार्ट बी है, क्योंकि DSSB PRT आपका जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जनरल पेपर है और पार्ट बी में आपका जो पूरा आता है वो टीचिंग मेथडोलॉजी को करके आता है। इसमें आपका CDP भी पूछा जाता है, आपका सब्जेक्ट पेडागोजी भी आते हैं, उसमें पॉलिसीज़ भी आती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ आपकी वर्क एजुकेशन हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गई। इन सारी चीज़ों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं वो पार्ट बी में आता है। तो पार्ट बी एक तरीके से आपका बहुत ब्रॉड पार्ट है जो कि आपका लगभग 100 मार्क्स का आता है। तो इन क्वेश्चनों को, और 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इस पार्ट में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो बिना देरी करे अपने सीधे प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, पिछले प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या प्रैक्टिस सेशन के जो PYQ क्वेश्चन हैं उनकी नोट्स की PDF चाहिए तो इजीली आपको पेडल अप ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप QR कोड के माध्यम से, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके माध्यम से ले सकते हैं। सीधा क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल और क्रीड़ा सटीकता विकसित करने में मदद करते हैं क्योंकि। आपको ये बताना है कि जो खेल बच्चे खेलते हैं वो किस प्रकार से, जितने भी खेल बच्चों के द्वारा खिलाए जा सकते हैं वो किस प्रकार से बच्चे के अंदर सटीकता विकसित करने में मदद करते हैं। क्या ये तंत्र का पेशीय समन्वय विकसित करते हैं, मतलब हमारे कहीं ना कहीं तंत्र का और जो पेशीय का एक समन्वय है, आपस में संबंध है, उसको विकसित करते हैं। अच्छी आदतें हमारे अंदर, गुड हैबिट्स डेवलप करते हैं। उचित व्यवहार या उचित आहार पर जोर देते हैं, प्रॉपर डाइट पर जोर देते हैं, या मानसिक स्वास्थ्य पर या मानसिक स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं। तो अगर बात करें खेल और क्रीड़ा जो सटीकता विकसित करते हैं, सटीकता किसी भी काम में कब आएगी, जब कहीं ना कहीं आप पेशीय कौशल रूप से बहुत ज़्यादा सटीक हो, मतलब आपका पेशीय कौशल बहुत अच्छे से डेवलप विकसित हो रखा हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि जब आपका तंत्र और पेशीय कौशल आपस में समन्वय के साथ काम करेगा तो आप कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करते समय आप में सटीकता बहुत उत्कृष्ट प्रवृत्ति की देखी जाती है ना। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें ओलंपिक की बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पार्ट बी में आपका CDP आता है, सब्जेक्ट पेडागोजी आता है, साथ ही साथ आपका वर्क एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सारे पार्ट्स आते हैं। तो आपकी जो खेल वाला आप कह सकते हैं टॉपिक, वो आपकी हेल्थ एजुकेशन से कनेक्टेड है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अब ओलंपिक क्या है, तो ओलंपिक अगर हम थोड़े समझें ओलंपिक के बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर ओलंपिक है क्या, तो नॉर्मली ये खेलों के रूप में हम ओलंपिक को जानते हैं कि ओलंपिक खेलों का एक प्रकार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन जिसका कराया जा सकता है। ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या स्वर्ण पदक देना या सर्वोच्च अपनी उत्कृष्टता को हासिल करना, जीत से अधिक महत्वपूर्ण, मतलब जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपकी विनिंग लास्ट सिचुएशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा देशों की रैंकिंग दी जाती है, लोगों को जीतने के महत्व के बारे में समझाया जाता है। तो ओलंपिक जो खेल कराए जाते हैं उनका जो मेन मुख्य उद्देश्य माना गया है, मेन ऑब्जेक्टिव जो माना गया है, वो ये बच्चों को बताना है या ये भागीदारियों को बताना है कि जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं जीत से अधिक महत्वपूर्ण है, और जो असली मजा आता है वो संघर्ष में आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय आयोजन जो ढांचा है उसके उच्चतर या उच्चतम स्तर क्या है, आपको ये बताना है। तो सामुदायिक विकास के जो अलग अलग स्तर हैं, पहली बात तो आपको ये बताना है कि जो विभिन्न बहुस्तरीय बात करी गई है, तो भारत में सामुदायिक विकास के कितने स्तरों के बारे में बात की गई है। तो मेनली जो भारत में सामुदायिक विकास के स्तरों की बात करें तो ये 5 स्तरों में इनका विकास बांटा गया है। अब इनकी जानकारी भी आपको होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो सबसे उच्च स्तर आप कह सकते हैं वो है आपका राष्ट्रीय स्तर। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के बाद आता है आपका राज्य का स्तर। राज्य के स्तर पर फिर जो अगली कड़ी आती है उसे हम कहते हैं जिला स्तर। ठीक है। जिला स्तर के बाद भी जो अगला स्तर आता है आपका वो से होते हैं प्रखंड स्तर,
और प्रखंड के बाद जो स्तर आता है जिसे हम सबसे निम्नतम स्तर कह सकते हैं वो है पंचायती स्तर। तो ये 5 स्तर को कहीं ना कहीं सामुदायिक विकास भारत के अंदर बांटा गया है। तो इसमें यही पूछा है कि उच्चतम स्तर पर सबसे कौन आएगा, तो उच्चतम स्तर पर आपको जो आएगा वो है राष्ट्रीय स्तर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ आपको ये कहीं ना कहीं फुल फॉर्म मिल गई है कि एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम है क्या और ये किस लिए लाया गया था। तो भारत सरकार द्वारा किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम ये जिस वजह से लाया गया था उस प्रोग्राम का आप नाम कह सकते हैं SAEP है, ठीक है। इसकी कारण ही आपका AEP प्रोग्राम लाया गया था। अब आपको ये जानना है कि SAEP प्रोग्राम है क्या, तो कहीं ना कहीं स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम है, मतलब एड्स के बारे में बच्चों को जागरूक बनाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था, जिसके अंतर्गत ही आपका AEP प्रोग्राम लाया गया है, जिसे हम किशोरावस्था शिक्षा प्रोग्राम कहते हैं। तो ये बेसिक बात आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है। तो हम सभी जानते हैं A4 यहाँ एड्स है कि एड्स की जानकारी अगर बच्चों को देनी है तो इसमें मेन आपका HIV और एड्स आएगा ही आएगा, जो कि किशोरावस्था शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य और उसका हिस्सा होगा, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे इससे प्रभावित ना हो। तो हमारा जो आंसर सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। जब हम किसी भी स्कीम या किसी भी योजना की बैकग्राउंड को जान लेते हैं तो उसके आने का कारण या उसके उद्देश्य की कहीं ना कहीं हमें पहचान हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। तो अभी हमने किशोरावस्था शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ा, अब इसका मार्गदर्शक सिद्धांत क्या कहता है वो आपको बताना है। क्या व्यक्तियों को शैक्षिक दबाव से निपटने में सक्षम बनाना है, या इसे व्यक्तियों को शैक्षिक वाद विवाद चिंताओं में भाग लेने में सक्षम बनाना है, या व्यावसायिक पसंद व्यक्तियों के जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करना है, या फिर व्यक्तियों को अपने मुद्दों को स्पष्ट करने और अपने अधिकारों को जानने, शर्म भय का सामना करने, साथ ही साथ आत्मसम्मान में उन्हें सक्षम बनाना है। तो मेनली बात करें किशोरावस्था शिक्षा और मार्गदर्शन प्रोग्राम की या मार्गदर्शक सिद्धांत की, तो इसमें कुछ बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं जो शर्म होती है, किशोरावस्था में भय होते हैं, उनको उन्हें सामने करने की क्षमता विकसित करना है उनके अंदर, और कुछ मुद्दों पर उन्हें स्पष्ट रूप से चीज़ें बताना भी है। क्योंकि जो किशोरावस्था का बच्चा होता है बहुत सारी चीज़ों में उलझा होता है, वो कि बिकॉज ऑफ सम केमिकल चेंज, जो उसके शरीर में कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके कारण उसमें कहीं स्पष्टता की कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है NLM का पूर्ण रूप, मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल लो कॉस्ट मिशन, या नेशनल लर्निंग मिशन, या नेशनल लेवल मिशन। तो हम सभी जानते हैं NLM का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल लिटरेसी मिशन होता है, ठीक है। ये तो बेसिक आइडिया ये सब हम जानते हैं, बट अगर हम नेशनल लिटरेसी मिशन के थोड़े बैकग्राउंड की बात करें, कब शुरू हुआ था या इसका क्या उद्देश्य रहा है, तो अगर बात करें नेशनल लिटरेसी मिशन की तो ये मई आपका 1988 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये रखा गया था कि वर्ष 2005 तक आपकी जो साक्षरता दर है उसको अचीव करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 75% रखा गया था, कि आपके 15 से 35 आयु वर्ग के जितने भी निरक्षर लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस समय अवधि के दौरान हम क्या बनाएंगे, साक्षर बनाएंगे। इसलिए जो मेन उद्देश्य है NLM का वो ये रखा गया था, साक्षरता को देश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। वो भी किन के लिए, वो जो लोग निरक्षर हैं, साथ ही साथ महिलाओं के लिए और विशेष लोगों के लिए। इसे हम जिस के अंतर्गत रखते हैं वो है आपका नेशनल लिटरेसी मिशन। अब यहाँ कुछ डाटा मैं आपको बताना चाहता हूँ नेशनल लिटरेसी मिशन के तहत, कि इसमें कुछ डाटा है, जैसे कुछ 559 आपके ज़िले हैं, ठीक है, जिन्हें साक्षरता बनाने का अभियान रखा गया था। साथ ही साथ आपके 95 जिले हैं जिनको सतत शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया था, और 292 जिले ऐसे हैं जिनमें साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था, और 172 जिले ऐसे हैं जिनमें मतलब मुख्य रूप से आपका ये सारे जिलों की संख्या है, आपको ये भी ध्यान रखनी है। तो 559 जो ऐसे जिले हैं जिनमें कहीं ना कहीं साक्षरता अभियान के तहत इन जिलों को साक्षर बनाया गया, और जो 95 जिले हैं इनमें सतत साक्षरता अभियान चलाया गया, सतत शिक्षा जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और 172 ऐसे जिले हैं जिनमें कुल साक्षरता अभियान के तहत इन्हें सम्मिलित करा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भले ये बेशक आपके क्वेश्चंस में अभी तक बन के नहीं आई है, लेकिन मैंने आपको बेसिक NLM का आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, किस तरीके से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या चीज़ें इस कार्यक्रम में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य शिक्षा जिसे हम वर्क एजुकेशन कहते हैं का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन विधियों में से एक है।
तो कार्य शिक्षा या वर्ग एजुकेशन का मूल्यांकन करने के लिए इनमें से कौन सी विधि काम आएगी आपको ये बतानी है। क्या वो ऑब्जर्वेशन परीक्षण है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, पर्ची परीक्षा है, निबंध प्रकार की परीक्षा है। तो बाकी की जो 3 आपको नीचे दिख रही हैं वो आपकी कार्य एजुकेशन या कार्य शिक्षा को मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन विधियों में से एक नहीं है। उसमें जो सटीक आपकी बैठेगी वो बैठेगी ऑब्जर्वेशन। तो हमें इसका आंसर मिल गया, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कार्य शिक्षा या वर्ग एजुकेशन के मूल्यांकन की ऑब्जर्वेशन के अलावा भी क्या कोई और विधियां हैं। तो वो विधियां जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन उनसे बन के आ जाए। तो उन विधियों के बारे में जरा हम जान लेते हैं। तो उन विधियों में आपकी जो विधियां शामिल हैं उनमें से आपकी साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, रिपोर्ट बनाना या कार्य पुस्तक, प्रायोगिक अभ्यास कराना, समूह चर्चा या जिसे हम वाद भी कहते हैं, प्रतिक्रिया पत्रक लिखवाना, मनोवृत्ति जानना कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वृत्ति है, जांच सूची तैयार करना है, लिखित परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको देना। तो ये जो सारी आपको विधियां दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं कार्य शिक्षा को मूल्यांकन करने की विधियां हैं। तो ये भी आप चाहें तो नोट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ITPD का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITPD। तो मेनली जैसे कि ऑप्शन देख के हमें पता चला है ये कहीं ना कहीं टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, टीचर की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कह सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि टीचर जो अपने सेवाकालीन के दौर में उस टीचर की शिक्षण की गुणवत्ता को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं या चलाए जाते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं उसके शिक्षण स्तर में या पढ़ाने के स्तर में बहुत वृद्धि आपको देखने को मिले। तो उसे कहते हैं इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शारीरिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्षमताओं में सुधार करने में मदद करता है। तो हो सकता है आपका इसका आंसर कुछ और हो, मैं कुछ इसका आंसर कुछ और दूं, क्योंकि आप हो सकता है उचित आहार को, क्योंकि शारीरिक शिक्षा या शारीरिक खेल किसको बेहतर बनाने की बात की जा रही है, वो है आपकी मानसिक क्षमताओं को। तो उचित आहार के माध्यम से भी आप कह सकते हैं कि जब आहार अच्छा लेंगे तो कहते हैं आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, मानसिक क्षमताएं भी अच्छी होंगी। लेकिन आपने एक वर्ड सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। उस हिसाब से अगर इसका आंसर देंगे तो दौड़ना इसका आंसर माना गया है कि दौड़ने से आपकी मानसिक क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन ओलंपिक खेलों के संबंध में आपको ये बताना है कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, वो भी प्राचीन ओलंपिक के बारे में। तो सबसे पहली बात, अभी हमने ओलंपिक के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, इसके बारे में और थोड़े से बैकग्राउंड को जान लेने की बात है। तो जो ओलंपिक आपको यहाँ वर्ड दिख रहा है, क्योंकि हर वर्ड की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है। तो जो ओलंपिक वर्ड है वो कहीं ना कहीं ओलंपिया से लिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे पूछा तो अभी तक नहीं गया, लेकिन हो सकता है आगे चल के पूछा जाए, क्योंकि ओलंपिक पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन 2018 में देखने को मिले थे। तो ओलंपिया से लिया गया है। और जो ओलंपिया है वो ग्रीस में एक जगह का नाम है जहाँ इसका पहले आयोजन कराया जाता था। ठीक है, और जो आयोजन कराया जाता था वो लगभग 776 ईसा पूर्व कराया जाता था। ठीक है, ये भी बात को ध्यान रखनी है, BC में कराया जाता था। तो ये कुछ बारे में अगर बात करें प्राचीन ओलंपिक के संबंध में क्या शामिल नहीं था या कौन सा सत्य नहीं है। तो क्या पुरुषों और लड़कों को नग्न रूप में भाग लिया जाता था, ये बात बिल्कुल सही है कि प्राचीन ओलंपिक में जो लोग भाग लेते थे उसमें जो पुरुष या लड़के थे वो नग्न रूप में भाग लेते थे। सभी प्रतियोगियों को शपथ लेनी पड़ी थी, वो बात भी सही है, क्योंकि जितने भी प्रतिभागी उसमें भाग लेते थे वो भाग लेने से पहले शपथ लेते थे। क्या महिलाओं को इवेंट देखने की अनुमति नहीं थी, ये बात भी सही है कि महिलाओं को इवेंट देखने नहीं दिया जाता था। लेकिन जो बात लिखी है सभी देशों ने इवेंट में भाग लिया, ये बात बिल्कुल गलत है कि प्राचीन ओलंपिक में जो लोग भाग लेते थे वो ग्रीस से ही आते थे, भले ही वो ग्रीस के अलग अलग क्षेत्रों से शामिल होते थे। तो आपका जो यहाँ नहीं शामिल होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। बाकी आई होप मैंने जितनी भी आपको बताई हैं चीज़ें, जैसे ओलंपिया वर्ड से लिया गया है, ये ग्रीस में एक जगह है, 776 BC में ये स्टार्ट हुआ था कहीं ना कहीं। और अगर मैं बताऊँ किस राजा के शासनकाल में ये आया था, तो कहीं ना कहीं गोक जियूस नाम के जो राजा थे या उस शासनकाल में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इतनी आई होप की जानकारी काफ़ी है आपके ओलंपिक से जुड़ी हुई। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम जिसे NAEP कहा जाता है, वो उसकी शुरुआत आप कब से बताएंगे कि कब से हुई है। तो बात करें नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की, तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 1978 में की गई। तो किस डेट को अगर स्पेसिफिक डेट पूछा है तो 2 अक्टूबर, जो कहीं ना कहीं हम गांधी जी के बर्थडे के रूप में या लाल बहादुर शास्त्री जी के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। तो उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। उसमें जो लक्ष्य या जो चीज़ रखी गई थी वो ये था कि 15 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, जो निरक्षर हैं, उनको निरक्षरता से दूर करके कहीं ना कहीं उनकी निरक्षरता को खत्म करना, यानी उन्हें साक्षर बनाना लक्ष्य रखा गया था। यानी जो पढ़ नहीं पाते, जो लिख नहीं पाते, उनको एक साक्षर की श्रेणी में लाना, साक्षरता की श्रेणी में लाना ही इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था आपके NAEP का। इसकी स्टार्टिंग 2 अक्टूबर 1978 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि ओलंपिक खेलों में जो मैराथन इवेंट है उसकी दूरी कितनी है, आपको ये बताना है। तो जो ओलंपिक खेल हैं उनमें मैराथन इवेंट की जो दूरी है वो आपकी 42.195 मीटर रखी गई है, ठीक है। अब ओलंपिक खेलों में हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का आयोजन होता है, इसमें अलग अलग तरीके के खेल शामिल होते हैं, लेकिन स्पेशली अगर बात करें मैराथन की तो इसे मैराथन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली जो आपकी दौड़ हुई थी वो जिस शहरों के बीच में हुई थी उसका एक शहर का नाम था मैराथन और दूसरे का नाम था एथेंस। एथेंस तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैराथन इसलिए हुआ कि इस रेस जिन दो शहरों के बीच में हुई थी उनमें से एक था मैराथन और दूसरा शहर था एथेंस, और उनके बीच की दूरी जो है वो आपकी 42.950 थी, 995 थी। या अगर ऐसे बात करें मील या गज में बदलने की तो इसी को हम बोलते हैं 26 मील लगभग अराउंड, या आपका 385 गज, 26 मील 385 गज में आप इसे बांट सकते हैं। तो इतनी जानकारी आप जरूर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है टॉपिक ओलंपिक से रिलेटेड हो, लेकिन चीज़ें आपको बदले रूप में मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है सेम क्वेश्चन भी मिल जाए, बट हम भरोसा करते हैं कि उसके पीछे की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का सामना करने के लिए तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन एक कथन है जो कहता है कि शिक्षक तब तक मायने में पढ़ा नहीं सकता जब तक वह खुद सीख नहीं रहा हो। तो यह कथन किसका है, क्या महात्मा गांधी का, राममूर्ति का, रविंद्रनाथ टैगोर का है या डॉक्टर कोठारी का है। तो शिक्षक की बात करें तो शिक्षक तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक खुद वो सीख नहीं रहा हो, तो उसे सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कथन जिसका माना जाता है वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कि कार अनुभव में भ्रमण करके निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता विकसित की जा सकती है। कि अगर आप वर्क एजुकेशन पढ़ा रहे हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं भ्रमण करा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उनमें किस तरीके की क्षमताएं डेवलप हो गई। ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता, देखने की क्षमता, आनंद लेने की क्षमता या लिखने की क्षमता। तो भ्रमण के द्वारा आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत क्या कहता है। तो शिक्षा में जब अलग अलग आपको पता है पॉलिसीज आए, अलग अलग रिपोर्ट पेश की गई, उनमें से जो फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो आपको ये बताना है वो किसके द्वारा दी गई या क्या इसके लाने का उद्देश्य है या ये थ्योरी क्या कहती है। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है मैकाले के द्वारा लाई गई थी। आपको पता है 1935 के लगभग इनके द्वारा कई सारे एजुकेशन में हमारे यहाँ चेंजेस देखने को मिले, मैकाले मिनट्स भी आया और इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी का इनका सीधा निष्पंदन थ्योरी का सिद्धांत ये था कि जो वर्ग, उच्च वर्ग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं या जो उनके मतलब ब्रिटिश शासन के कार्यों में उनका सहयोग करें, उन्हें ही शिक्षा पहले दी जानी चाहिए। बाद में उनके द्वारा जो शिक्षा है वो निम्न स्तर को अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन का सिद्धांत ऑफ एजुकेशन, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि आलूकार यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आलूकार यात्रा ये हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन आपको बताना है ये जो शब्द है वो किस राजस्थान से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है, असम से संबंधित है या आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए जिनमें भिन्न भिन्न कार्यक्रम कुछ विशेष रूप से चीज़ों के लिए चलाए गए थे। तो आपको ये बताना है कि आलूकार यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो मेनली जो जिस राज्य से आलूकार यात्रा संबंधित है वो है आपका असम, ठीक है। अब आलूकार यात्रा है क्या, कहीं ना कहीं समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए जिनमें से एक आलूकार यात्रा थी, जिसमें कहीं ना कहीं घरेलू सर्वेक्षण करके शिक्षा की पहल को आगे बढ़ाया गया या उसका प्रचार प्रसार किया गया। और ऐसा ही मिलता जुलता कुछ कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में भी चलाया गया था जिसका नाम हो सकता है अगली बार आपसे पूछा जाए, जिसे चादुबुला, आप इसे लिख सकते हैं चादुबुला। ये कार्यक्रम जो है चादुला पांडुंगा, ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया था सेम इसी प्रिंसिपल को लेकर। तो अगली बार के लिए आपको ऐसे याद रखना है कि आलूकार यात्रा जो असम में चलाई गई और आंध्र प्रदेश में चांदुबुला पांडुंगा नाम से, इस नाम से शिक्षा के त्यौहार के रूप में एक कार्यक्रम चलाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा किस वर्ष लागू हुई थी। तो सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की जो अवधारणा है वो आपकी 1977 में लागू की गई थी। ये आपको बेसिक समझना है। अब इसी को क्या कहते हैं, इसे SUPW के नाम से जाना जाता है। इस पूरे को जिस नाम से जाना जाता है वो SUPNW, ठीक है। 1977 में इसको लाया गया था। SUPW का क्या नाम है, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्यक्रम, इसे ये कहते हैं। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो 1977 में इसको लाया गया। अब इसका क्या मायने था या इसके बारे में आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि SUPW जो है, अगर इसका फुल फॉर्म आपसे कभी हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इसका फुल फॉर्म होता है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसका मायने क्या है,
तो इसके जो आपको दिख रहे हैं शब्द, उन्हीं में इसका कहीं ना कहीं अर्थ छुपा है। अब कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्दों को एक एक करके हम अर्थ जानेंगे। एक तो पहला शब्द हम तोड़ेंगे इसे सामाजिक रूप से, इसमें दूसरा है आपका उपयोगी, तीसरा है आपका उत्पाद और चौथा है आपका कार्य। अब जानते हैं कि सामाजिक रूप से का क्या अर्थ है। तो आपको पता है जिन बच्चों ने, ऐसा मानिए कि सामाजिक रूप से का ये अर्थ है या ये मायने था इस प्रोग्राम में कि जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन, प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करी है, उन्हें किस तरीके से हम कौशल सिखा के सामाजिक रूप से एक संचालित रूप में लाएं। मतलब जिन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन या शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लिया है, उन्हें कैसे हम कौशलों के माध्यम से कुशल बनाएं। ठीक है, ये बात था। जो जिस चीज़ का मायने था वो है सामाजिक रूप से। उपयोगी क्या था, जब हम उन्हें कौशल सिखाएंगे और कुशल बनाएंगे तो वो समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य करेंगे। ठीक है, तो उपयोगी का ये अर्थ था। उत्पादक का, जब वो कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ों का उत्पादन करेंगे जो समाज के लिए क्या होंगी, लाभकारी होंगी। और कार्य का मतलब है किसी चीज़ को समाप्त करना। ठीक है, तो इन चारों शब्दों का अर्थ ये इस कार्यक्रम में माना गया था और इसे 1977 में लाया गया था। और कहीं ना कहीं 1977 में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ईश्वर भाई पटेल कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट का अगर माने क्या बैकग्राउंड था, किस लिए वो रिपोर्ट आई थी, तो 1976 में आपकी 10 वर्षीय स्कूल के लिए एक पाठ्यक्रम आया था जो कोठारी आयोग की अनुशंसा पर लाया गया था। उसी की समीक्षा करने के लिए ईश्वर भाई पटेल के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिनकी समिति बनाई गई 1977 में, और उसी के द्वारा SUPW कार्यक्रम लाया गया या ये अवधारणा लाई गई। तो इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। जब हम रिलेट करके देखेंगे तो बेहतर समझ में आती हैं। अगला कहता है जनजातीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जीवन और बच्चों में कौन से पेड़ को बहुत महत्व दिया गया। बरगद का पेड़ था, महुआ का पेड़ था, पीपल का पेड़ था या नारियल का पेड़ था। तो इस पेड़ का जिक्र, जैसा कि आपको पता है कि जो DSSB PRT का एग्जाम है जो किस बुक से बनता है, वो NIOS की बुक्स हैं, जो 10 बुक्स हैं आपकी ब्लॉक में बटी हुई हैं, उन्हीं से बनता है। जिस पेड़ का उस बुक में जिक्र है वो है आपका महुआ का पेड़, जो माना जाता है कि सामाजिक जनजातीय लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक जीवन के लिए उनके लिए क्या है, बहुत उपयोगी साबित होता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो महुआ का पेड़ है वो उसकी जैसे अलग अलग जो शाखाएं हैं, जैसे आपका पेड़ के जो पत्ते हैं, ठीक है, उनकी जो आपकी तने का भाग है या जो आपकी जड़ें हैं, वो सारी रूप से उनके लिए उपयोगी होती हैं। उनका हर तरीके से महत्व है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से आप देख लीजिए, चाहे आर्थिक से, चाहे सांस्कृतिक से। और बात करें इस पेड़ की, किन राज्यों में इस पेड़ को देखा जा सकता है, किस राज्यों में ये पेड़ पाए जाते हैं, उनमें से आपके जो प्रमुख राज्य हैं उनमें से आपका MP है, उसमें आपका झारखंड है, उसमें आपका छत्तीसगढ़ है, उसमें आपका उड़ीसा है, उसमें आपका महाराष्ट्र है, उसमें आपका बिहार है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन 6 राज्यों में मुख्यतः ये पेड़ देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसने सबसे पहले शब्द समुदाय को साझा मूल्यों वाले पुरुषों द्वारा स्थापित रूप में परिभाषित किया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने समुदाय नाम जो शब्द है उसको मूल्यों और पुरुषों द्वारा स्थापित समूह के रूप में परिभाषित किया। तो वो जो व्यक्ति है जिसने ऐसा कुछ किया है उसका नाम अरस्तु है। और अरस्तु के बारे में आप जानते हैं, आपको ये बताना है अरस्तु किस देश के निवासी थे या कहाँ से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक खेलों में लयबद्ध गतिविधियों का एक उदाहरण है। क्या वो तीरंदाजी है, कसरत है, या जैसे जिम्नास्टिक कहते हैं, या कराटे या ट्रैकिंग है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लयबद्ध गतिविधियों का एक उदाहरण है। तो लयबद्धता जिस खेल में आपको देखने को मिलती है वो है जिम्नास्टिक, कि आप अपने पूरे बॉडी को एक प्रॉपर तरीके से लय में रखते हैं, उनसे जो कसरत करते हैं, जो पोजीशन करके दिखाते हैं, उसे जिम्नास्टिक के अंतर्गत रखा जाता है। बात करें तीरंदाजी की, तीरंदाजी हम सभी जानते हैं धनुष और तीर का खेल है। कराटे में हम बिना अस्त्र या शस्त्र के अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करते हैं। और ट्रैकिंग हम सभी जानते हैं कि दुर्गम इलाकों में आनंददायक अनुभव प्राप्त करने के लिए चीज़ें की जाती हैं, उसे ट्रैकिंग कहते हैं। तो ये थे आज के आपके बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ आपका शिफ्ट 2 का जो पेपर है हमने पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक की मदद से मिल जाएगी, अदरवाइज इजीली आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी अगर आप प्रयास करेंगे ढूंढने का, है ना। बट मिलते हैं तो अपने अगले प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ अगले पेपर के साथ, जिसे मैं हम शिफ्ट 3 में जो आया हुआ पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इन 2 पेपरों को डिस्कस करने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं या क्वेश्चन को मोल्ड करके, सेम क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपना बेहतर रखिए, बाकी प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।